नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी मीडियम क्षितिज भाग 1 से जो छठा पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, जो लिखा है हरिशंकर परसाई ने। तो आज हम छठा पाठ देखेंगे। इससे पहले लेखक का थोड़े से शब्दों में जो परिचय है वो देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1946 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है। और अंत में निबंध संग्रह उन्होंने लिखा है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य संग्रह है। और ये सब जो उनकी रचनाएं हैं वो उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम इस निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूतों के बारे में बताया है, तो वह हम देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया है कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। कि उन्होंने इस निबंध में उनकी जो सादगी है उसकी और उन्होंने उनके जो आज के दिखावे की प्रवृत्ति है इस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। तो यह हम आगे पाठ में देखेंगे। पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। जिस समय लेखक ये निबंध लिख रहे हैं तो उस समय प्रेमचंद का जो एक चित्र है उनके सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कि उस फोटो में उन्होंने क्या क्या पहना है वो लिखते हैं कि कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है, पर घनी मूछ चेहरे को भरा भरा बतलाती है। कि पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाया है, उन्होंने सिर पर टोपी रखी है, कुर्ता और धोती पहने हैं और कनपट्टी चिपकी हुई है। कि ऐसे उन्होंने जो टोपी पहनी है इससे उनकी जो कनपट्टी है वो चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है और घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। कि पाँव में उन्होंने जूते पहने हैं और वह किस तरीके से बांधे हुए हैं कि बेतरतीब बानी, कुछ अव्यवस्थित ढंग से जो जूते बांधे हैं उन्हें बताया है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। अब
जूतों के बारे में कहते हैं कि दाहिने पाँव का जो जूता है वो तो ठीक है, पर बायां पाँव जो है उसमें जो उन्होंने जूता पहना है उसमें एक छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है। यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि उनका जो एक जूता है वो ठीक है, पर दूसरा जो है उसमें बड़ा सा छेद हो गया है और इसमें से उनकी जो उंगली है वो बाहर निकल आई है। तो लेखक यहाँ पर उस फोटो को देखकर सोचते हैं कि उनकी दृष्टि उसके फोटो ऊपर ही अटक गई है और लेखक क्या सोचते हैं कि अगर इस आदमी के फ़ोटो खिंचवाने की अगर यही पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। अगर इसने फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही ऐसी पोशाक पहनी तो वो हर रोज़ कैसी पोशाक पहनते होंगे, यह सवाल उन्हें होता है। और फिर सोचता है कि नहीं, कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी इसके पास, इसमें पोशाक बदलने का गुण ही नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। और ये जैसा भी है वो वैसा ही वो फ़ोटो में भी खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। लेखक कहते हैं कि इनके चेहरे की ओर देखकर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम एक साहित्य पुरखे हो, कि साहित्य ये जो प्रेमचंद है वो एक साहित्यकार है, तो ये हमारे साहित्यकार पुरखे है। तो वो उन्हें पूछते कि क्या तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, वो तुम्हें मालूम है? क्या तुम्हें उसका जरा भी एहसास नहीं है? कि लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारा जूता फटा है, उसमें से उंगली बाहर निकल गई है और तुम्हें उसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है, कि इसका तुम्हें जरा भी लज्जा या संकोच नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? और लेखक कह रही है कि यह सब अगर तुमने ऐसा पहन भी लिया है तो अगर आपको ये ढकना ही था तो आपकी जो धोती है वो थोड़ी नीचे खींच लेते तो आपकी उंगली ढक सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा भी नहीं किया है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, कि फिर भी तुम्हारा जूता फटा है, उंगली दिख रही है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर तो बिल्कुल बड़ी क्या है, बड़ी बेपरवाही और विश्वास दिखाई दे रहा है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, कि जब तुम फ़ोटो खिंचवाने गए होंगे तुम्हारे जूते ऐसे है और तुमने उसमें से उंगली दिखाई दे रही है, वो ढकने की कोशिश नहीं की। और जब फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींचने के लिए रेडी प्लीज़ कहा होगा तो परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, ऐसा कहते हैं। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे, कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। कि लेखक क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दर्द है तो उसके गहरे, यानी कि तुम्हारे गहरे दर्द में तुम होंगे और उस वहाँ से फोटोग्राफर ने मुस्काने के लिए कहा होगा तो तुमने वहाँ से कुछ करके मुस्कान को धीरे धीरे से ऊपर लाया होगा और तुम थोड़ा सा हंसे होंगे, और ऐसा करते करते ही फोटोग्राफर ने तुम्हारी फ़ोटो खींच दी होगी और थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। कि लेखक क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारी मुस्कान है वो विचित्र है और अधूरी मुस्कान है, तुम पूरी तरह से मुस्कुराए भी नहीं हो। कि यह मुस्कान नहीं, इसमें क्या है कि उपहास है, तुमने यहाँ पर किसी का मजाक उड़ाया है या कोई बात पर तुमने व्यंग्य किया है, तुम्हारी इस मुस्कान से ये बातें पता चल रही है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। कि लेखक क्या लिखते हैं कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवा रहा है पर किसी के ऊपर वह हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते, अगर
तुम्हें फ़ोटो ही खिंचवानी थी तो तुम अच्छी तरह से थोड़े ठीक जूते तो पहन लेते या न खिंचाते, कि या फिर तुम फ़ोटो ही नहीं खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था कि अगर तुम्हें अच्छे जूते नहीं पहनने थे तो तुम फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते। अगर फ़ोटो नहीं खिंचवाते तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। लेखक का अंदाज़ा लगा रहा है कि शायद तुम्हारी पत्नी ने आग्रह किया होगा और तुम उसकी इच्छा को मान रखने के लिए चल भाई यह कहकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। परंतु ये कैसी गंभीर बात है कि किसी आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छे जूते भी नहीं हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। कि लेखक क्या कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द भरा पड़ा है और तुम्हारे अंदर कितना तीखा व्यंग्य और तीखा दर्द भरा जो पड़ा है वो देखकर मैं एकदम रोक देता हूँ कि तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे रोना आने वाला है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लेखक आगे कहते हैं कि अगर तुम फ़ोटो का महत्व समझते तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी और से जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। कि लोग तो क्या करते हैं दिखावे के लिए किसी और से जब ब्याह करते हैं तो वर दिखाई के लिए भी लोग दूसरों से कपड़े मांग लेते हैं और मांगी हुई मोटर से ही बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। कि लोग तो क्या करते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी और से उनकी बीवी तक मांग के लाते हैं और तुमसे जूते ही मांगे नहीं बने। और लोग तो क्या क्या मांग के अपना दिखावा करते हो और तुम तो सिर्फ जूते ही किसी और से नहीं मांग सके फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ऐसा लेखक कहते हैं। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते, कि तुम्हें फ़ोटो का महत्व ही नहीं पता है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। कि यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि लोग तो फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, इत्र यानी कि खुशबूदार जो पदार्थ होता है वह लगाकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं जिससे फ़ोटो में भी खुशबू आ जाए। कि यहाँ पर व्यंग्य क्या है कि क्या फ़ोटो में भी कभी इत्र की सुगंध आती है, पर यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि लोग तो दिखावा करने के लिए फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तब इत्र भी लगाते हैं। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। इत्र लगाने से क्या होता है कि अगर गंदा आदमी है तो उसकी भी फ़ोटो क्या करती है, खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कि ये सब देखकर लेखक कहते हैं कि मैंने जब तुम्हारा ये जो फ़ोटो देखा तो मेरे सामने तो तुम तो इतने बड़े इंसान हो कि तुम महान कथाकार हो, उपन्यासकार हो, युग प्रवर्तक हो और क्या क्या तुम्हारे बारे में कहलाता है, मगर फ़ोटो में तो तुम्हारा जूता ही फटा हुआ निकला है।
मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक आगे लिखते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है। कि मेरा जूता ऊपर से तो अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फटा है। कि लेखक का जूता भी कैसा है, ऊपर से अच्छा दिख रहा है पर वो भी नीचे से फटा है। और उनका जूता नीचे से फटा है तो उसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। कि लेखक क्या कह रहा है कि मेरा जूता भी फटा है पर वो नीचे से फटा है और लगातार चलने से कभी कभी मिट्टी पर मेरे पैर रगड़ने से वो क्या होता है, उनका पैर जो है वो लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। कि लेखक क्या कह रहे हैं, पूरा तला घिस जाएगा मगर पूरा पंजा भी छिल जाएगा, मगर मेरी जो अंगुली है वो बाहर नहीं दिखेगी जैसी तुम्हारी दिखती है। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। कि तुम्हारी तो सिर्फ उंगली दिखती है पर तुम्हारे जो पाँव है वो पूरे तरह से सुरक्षित है, जबकि मेरे तो पैर नीचे से घिस गए हैं। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। कि लेखक क्या कहते हैं कि तुम तो पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि क्या कहते हैं, लेखक की जो जूतियाँ है वो ऊपर से ठीक दिख रही है पर नीचे से उनका पैर घिस रहा है। और लेखक का क्या है, और प्रेमचंद का जो जूता है वो पूरा ठीक है, नीचे से उसके पैर नहीं घिस रहे, सिर्फ उसकी उंगली ही दिख रही है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ऐसा कहते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम तो ये जो फटा जूता है वो बड़े ठाठ से पहने हो, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा जूता नहीं पहन सकता, और फ़ोटो तो ज़िंदगी भर भी ऐसी नहीं खिंचाऊँ कि चाहे मेरी जीवनी यानी कि मेरी कोई किताब बिना फ़ोटो के ही कोई क्यों न छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह? कि फ़ोटो में जो लेखक की प्रेमचंद की जो हंसी है उसे देखकर लेखक को उसका जो हास्य है उसका हास्य का मतलब क्या है वो ही उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कैसी मुस्कान है तुम्हारे चेहरे पर। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गए हल्कू का खेत चर गई, कि क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। तो इस तरह से तरह तरह के अंदाज लगाते हैं लेखक यहाँ की प्रेमचंद के फ़ोटो पर जो हास्य है उसका मतलब क्या है, इसका अर्थ निकालने के लिए। नहीं, मुझे लगता है माघो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। कि तुम्हारा जूता फिर से दिख रहा हूँ कि ये कैसे फट गया है। और क्या कह रहे हैं कि मेरी जनता के लेखक क्या तुमने किसी काम के लिए बहुत सारे चक्कर लगाए थे, क्या बनने के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे, कि तुम बनने का जो खर्चा है वो बचाने के लिए क्या तुम मीलों तक पैदल चलकर जाते थे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था, उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कि यहाँ पर ये कुंभन दास का जो एक वाक्य है वो भी उन्होंने रखा है कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कि आने जाने में ये जो पन्हैया है वो क्या हुई है, घिस गई और हरि का नाम भी बिसर गए हो। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिसने
जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए उन्होंने कहा कि जिनके देखे दुख उपजत है, कि जिनके दिखने से दुख उत्पन्न होता है, तिनको करबो परे सलाम, इन लोगों को करबो बार सलाम है। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। कि आगे कहते हैं कि शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया होगा। कि कोई टीला यानी कि ऐसे मिट्टी का ढेर होता है, तो उसे तुमने ठोकर मारी है और तुमने उसे हटाने के लिए ठोकर मारी होगी, तो तुम उससे बचकर उससे बगल से भी निकल सकते हो। और कहते हैं कि इन्होंने नदी का उदाहरण दिया है कि अगर सभी नदियाँ पहाड़ को थोड़े ही फोड़ती है, वो तो अपना रास्ता दूसरी ओर से भी निकाल लेती है और आगे बढ़ती है, तो तुम भी ऐसा कर सकते थे। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। कि आगे लेखक कहते हैं कि तुम्हारी जो उंगली का इशारा है वो भी मैं समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान क्या है वो भी मैं समझ गया हूँ। ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। कि लेखक कहते हैं कि तुम मुझ पर या तो सभी लोगों पर हंस रहे हो। जो ये तुम्हारी मुस्कान है, इससे लेखक को पता चला। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हो, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? कि लेखक कहते हैं कि तुम हम सब पर हंस रहे हो, पर तुम्हारा तलुआ भी घिस रहा है और उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हो। कि टीले को ऐसे साइड में रखकर बाजू से चल रहे हो, तो तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, ऐसा तुम कह रहे हो। पर अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच गया है। सिर्फ उंगली बाहर दिखाई दे रही है पर उसके पैर घिसे नहीं है। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, ऐसा। और तुम इससे कैसे चलोगे अगर तुम्हारा तलवा घिस जाएगा तो? ऐसा लेखक कहते हैं। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर हमें प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में बताया और वह इस माध्यम से दिखावे पर जो व्यंग्य करते हैं, उनका जो उपहास करते हैं, उसके बारे में हमें इस माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर यह काव्य पूरा होता है। ये जो पाठ है वो पूरा होता है। तुम्हें फिर से इसे पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इसके शब्द के जो अर्थ है वो भी लिखने हैं और प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं।